हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड चैप्टर हो गया है फिनिश। सो आज के हम लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर को एक ही झटके में रिवाइज, यानी कि वन शॉट ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। और चैप्टर शुरू होने से पहले, जैसे कि मैं हर वन शॉट में कहता हूं, अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो यार पूरी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए आपको। पर इफ यू आर वेल अवेयर अबाउट द चैप्टर और आप एक एंड रिवीजन मारना चाहते हो क्योंकि जेई का पेपर पास में है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या है? दो एटम्स को, दो आयंस को, मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एंड केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। फाइन, एंड द वेरी फर्स्ट थ्योरी वाज ऑक्टेट। ठीक है ना? ऑक्टेट रूल बताता है कि क्यों एटम्स को अपने आउटर मोस्ट शेल में बॉन्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है। फाइन, जिस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो या तो डोनेट करता है, शेयर करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वी आर वेल अवेयर, आयनिक इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है एंड कोवलेंट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है। तो ऑक्टेट रूल से में हमने जो मेजरली चीज पढ़ी, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फाइन, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं बना के दिखा देता हूं। जैसे हमने पढ़ा O2 के लिए, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो यहां पे हमारे पास दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जैसे और एग्जांपल कर लेते हैं NF3। इसमें अगर आपको याद हो, हमने ये भी देखा था कि हाउ टू चूज द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे देखिए, इसके अंदर कोई सेंट्रल एटम नहीं था, पर इसके अंदर सेंट्रल एटम का भी लफड़ा है। ठीक है ना? तो कैसे चूज करते हैं उसके मैंने आपको काफी सारे फंडे बताए थे कि अगर आपके जिस एटम की गिनती सबसे कम है, जैसे नाइट्रोजन 1 या फ्लोरीन 3, इसका मतलब नाइट्रोजन शुड बी द सेंट्रल एटम। ठीक है ना? या फिर ये देखिए कि किसकी ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। फ्लोरीन की 1 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम आना चाहिए। अगर हम यहां पे देखें तो सारे के सारे ये आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्लियर? दे ऑल आर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। यहां पे हमने एक और बहुत अच्छी चीज पढ़ी जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में जैसे हमने O3 के अंदर, मैं अगर आपको समझाऊं, ये हमारे पास बना हुआ है, किसी भी तरीके से हमने ऑक्सीजन के हर एटम का ऑक्टेट पूरा कर रखा है। ठीक है ना? पर अगर हम निकाल के देखें यहां पे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का तरीका क्या था देख लीजिए। पहले, सबसे पहले आपके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते ही कितने हैं? जैसे अगर मैं इसके लिए निकालूं, इसको मैं नंबर 1 कार्बन दे देता हूं, उसको 2 कार्बन दे देता हूं, उसको 3। तो फर्स्ट के लिए निकालें तो नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, माइनस माइनस कितने आपके पास लोन इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं? 4, माइनस हाफ ऑफ कितने आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4, यानी कि यहां पे आया 0 चार्ज, यानी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। पर अगर मैं सेकंड के लिए कैलकुलेट करूं, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कि हैं 2, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स? देखिए 1 2 3 4 5 6, अल्टीमेटली यहां आया +1 चार्ज। और अगर मैं थर्ड ऑक्सीजन के लिए निकालूं, इसके लिए 6 माइनस कितने लोन इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं? 6। देखिए ये इस तरीके से बनाया गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर है कि सबके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। तो ये अल्टीमेटली 6 माइनस 6 माइनस 1, दिस कम्स आउट टू बी -1 चार्ज। अल्टीमेटली इसके ऊपर 0, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, यानी कि यहां इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। क्लियर? प्लस है, +1 एंड -1 को हम कुछ इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, यानी कि
कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। फाइन, +1 यानी कि इसने डोनेट कर रखा, -1 यानी कि इसने गेन कर रखा है इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से भी हम डोनेट करते हैं। फाइन, सो बेसिकली इसके बाद हमारे पास आती हैं लिमिटेशंस। कहां कहां ऑक्टेट रूल हुआ गलत, बिकॉज अगर ऑक्टेट रूल ही सही होता तो भैया इतना चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना, इतने थ्योरीज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थ्योरीज तो बहुत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऑक्टेट रूल गलत है। एंड ऑक्टेट रूल सबसे पहले गलत आया था हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम ही रह जाते हैं, जैसे BCl3, BH3 जैसे मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में जैसे NO था, PCl5 जैसे सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप फास्फोरस में निकालेंगे तो 10 निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। मोर ओवर हमें स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं समझाया गया। एंड पांचवी चीज जिसको मैं काफी लेवल पे मेजरली गलत मानता हूं वो ये है कि ऑक्टेट रूल देखो ओरिजिनेट कहां से हुआ था, कहां से आया कि 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। इस बात से आया कि नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर स्टेबल। तो अगर आप किसी को भी 8 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, वो एक अच्छा स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेंगे। पर मुद्दे की बात है हमने तो ऐसे कंपाउंड बनाए जिसमें नोबल गैसेस खुद कंबाइन हो रहे हैं, तो गड़बड़ निकल के आ गई। यानी कि नोबल गैसेस की इनर्टनेस के ऊपर हमने पूरे का पूरा थ्योरी बनाया, नोबल गैसेस ही इनर्ट नहीं है। ये तो सरासर धोखा हो गया ऑक्टेट रूल के केस में। क्लियर, तो ये काफी ज्यादा हमारे पास लिमिटेशन निकल गया है। मोर ओवर इसने हमें शेप्स के बारे में नहीं बताया, ना स्टेबिलिटी के बारे में, ना शेप्स के बारे में। इनर्टनेस का फंडा जो है वो, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस का जो फंडा है वो भी हमारा क्या हो गया है, फेल। क्लियर, सो अल्टीमेटली हमारे पास ऑक्टेट रूल हो गया है फेल। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट पढ़ा रेजोनेंस। रेजोनेंस है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर मैं देखूं कार्बोनेट आयन के अंदर बना लेता हूं, अगर हम यहां पे देखें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज हो सकते हैं एंड इसका अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दो क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, एक तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक एवरेज या चार्ज का क्वेश्चन है कि हर एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है। देखो वैसे तो इसका फंडा बड़ा सिंपल सा है, आपको हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और पर्टिकुलर लोकेशन पे चेक करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है ना। अब कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला, फाइन, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। जैसे फिर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चेक करिए, देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल डबल, तो एक एक दो टोटल 4 हुए, 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3। वरना इसका ना मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं, ये 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड कितने हैं 4, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3, 4 डिवाइड बाय 3। बड़ा सिंपल सा फंडा है। सिमिलरली चार्ज भी ऐसे निकाल सकते हो, वरना तो एक एक लोकेशन पे चेक करने का फंडा है, वरना ये एक बहुत सिंपल फंडा है। पूरे के ऊपर चार्ज कितना है -2, और कितने ऑक्सीजन के ऊपर ये चार्ज घूम रहा है 3 के ऊपर। डन, फाइन, ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। क्या करना है, कितने लोगों के ऊपर ऑक्सीजन आपका चार्ज घुमा, मतलब जो माइनस चार्ज है वो कितने ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा है, और कैलकुलेट कर लीजिए 3 के ऊपर घूम रहा है। और चार्ज है कितना ओवरऑल -1 है, यहाँ पे चार्ज है नहीं -1 है, ओवरऑल -2 डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास एवरेज चार्ज निकल के आ गया है। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4, 4 डिवाइड बाय 3, कितना बॉन्ड है टोटल डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर फैला हुआ है, तो 4 डिवाइड बाय 3। कोई भी दिक्कत, क्लियर। रेजोनेंस के बाद हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा वीबीटी थ्योरी। लेट्स हैव इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फाइन, हिटलर एंड लंदन द्वारा दी गई इस थ्योरी में हमने निकाला कि एक पर्टिकुलर एटम कि इस न्यूक्लियस का, जिसको हमने हाइड्रोजन ए, यहां हाइड्रोजन बी, ये इलेक्ट्रॉन ए एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन बी। यहां पे हमने निकाला कि देयर आर मेनी अट्रैक्टिव फोर्सेस, एच ए ई ए, एच ए ई बी, यानी कि ये बंदा इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। एंड उसका जो न्यूक्लियस है वो खुद के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता ही है, पड़ोसियों के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। फाइन, इसकी पड़ोसियों के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नजर है। तो देयर आर 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस
फाइन। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे HA और HB, EA एंड EB के बीच में, यहाँ पे है हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस। फाइन। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, जिसके कारण हम सिंपली कह सकते हैं कि दो एटम्स एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं एंड वो करेंगे ओवरलैप। फाइन। इसको हमने बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझाया था कि सपोज दो एटम जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, ये दो एटम एक दूसरे से दूर हैं, जब वो पास आ रहे हैं, जब वो पास आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी कम हो रही है, इधर एनर्जी है, फाइन, उनकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। एंड इस पर्टिकुलर जगह पे ये ओवरलैप हो चुके हैं। फाइन। ये इसकी मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है। फाइन। क्योंकि इस टाइम पे इसकी एनर्जी सबसे कम है। इसके बाद अगर आप इसे ज्यादा क्लोज करने की या ज्यादा ओवरलैप कराने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, जबकि एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी देखो काफी ज्यादा बढ़ गई, पर वो क्लोज नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे ये मैक्सिमम स्टेबल आ गए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। इस जगह पे ये ओवरलैप्ड पोजीशन में है, ये इसकी मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है क्योंकि इस टाइम पे इसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है। फाइन। यहां से हमारे पास एक नई कंडीशन पैदा हुई कि ऑर्बिटल्स एक्चुअली में ओवरलैप करते हैं एंड बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर। उसके लिए हमने फिर पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो हमने देखा कि ओवरलैपिंग जो है वो तीन तरीके की है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। फाइन। सो बेसिकली बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर तो कह सकता हूं पॉजिटिव लोब के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। ये इस तरीके से भी हो सकता है, पर होना पॉजिटिव लोब के साथ ही चाहिए। क्लियर। इस तरीके से भी हो सकता है, एस को हम हमेशा पॉजिटिव लोब मानते हैं। एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है, जब एक्चुअली में ऑपोजिट साइन ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जैसे यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो ये ओवरलैपिंग एक अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है। मैं जीरो को बिल्कुल नीचे दिखा देता हूं, ठीक है ना, यहां मैं जीरो ओवरलैपिंग बना देता हूं। क्लियर। यहां पे इसके अगेंस्ट में मैं ये भी बना के दिखा देता हूं, अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी ओवरलैप अच्छा ओवरलैप नहीं है। या फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ये भी ओवरलैप एक अच्छा ओवरलैप नहीं है। फाइन। जीरो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके का केस होता है जब ओवरलैपिंग हो ही नहीं पा रही है। एक्चुअली में देखिए इस केस में ओवरलैपिंग हो ही नहीं पा रही है, ये वाला केस ले लीजिए। अच्छा, ये मैंने इस तरीके से दिखाया कि सपोज दिस इज z एक्सिस, बिकॉज हमारी मेजर एक्सिस क्या है, z एक्सिस है। ये मैंने y पे बनाया है और ये मैंने x पे बनाया है, इस तरीके से। फाइन। एक सीधा है और एक इस तरीके से है, तो ये भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी, ये भी ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक बात सिंपल सी बता दूं, आपको पता ही है, हमने बात कर दी कि बॉन्ड तब बनेगा जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो। ओनली दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनना है वो सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बनना है, जिसमें साइंस एक जैसे मैच करें हैं। नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा, जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई दिक्कत। क्लियर। इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, देखो ये हमारी z मेन एक्सिस है, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग है, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये भी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, पर ये परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग है एंड ये क्या है, पाई बॉन्ड। फाइन। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सीधी टक्कर से सिग्मा बॉन्ड बनता है, एंड परपेंडिकुलर टक्कर से पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर। एंड एक बात बड़ी सिंपल है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से ज्यादा तगड़ा होता है। फाइन। सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। फाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है सिग्मा एंड पाई को कैलकुलेट करना। लेट मी मेक हियर, अगर मैं यहीं पे एक मॉलिक्यूल बनाऊं,
यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे h लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स गिनने हैं, ठीक है ना। लीजिए मैंने काफी बड़ा सारा कंपाउंड ले लिया है यहाँ पे, ये ले लेते हैं, फाइन। तो यहाँ पे सिग्मा और पाई गिनने हैं, तो मैं सिंपल सी बात बता दूं, दो एटम्स के बीच का जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा है, ठीक है ना, यानी कि दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। यहां तीन बॉन्ड है, यानी कि पहला सिग्मा है, अगले दोनों पाई हैं, पहला सिग्मा है, अगले दोनों पाई हैं, पहला सिग्मा है, अगले दोनों पाई हैं। अच्छा यहां पे भी एक सिग्मा है, यहां पे भी एक सिग्मा है, अगले दोनों पाई हैं। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा आ गए हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैंने कराया था, फाइन, वो वाला क्वेश्चन नहीं, मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे 8 क्या निकल के आ रहे हैं, पाई। बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, दो एटम्स के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। चलिए ऐसा करिए, फिर आप बताइए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, फाइन। सो दिस इज बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एंड हम चलते हैं अपनी अगली थ्योरी पे जिसका नाम है VSEPR। चलिए नेक्स्ट थ्योरी है VSEPR। देखिए VBT ने हमें ये तो बता दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, पर शेप क्या होती है मॉलिक्यूल की ये नहीं बताया। तो VSEPR इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, या कह सकते हैं फर्स्ट वैलिड अटेम्प्ट जो हम पढ़ते हैं, जो बेसिकली शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताएगा, फाइन। दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, फाइन। सो बेसिकली गैलेस्पी और नाइलॉन ने ये थ्योरी डेवलप करी थी, हालांकि इसको शुरू किया था सेडविक एंड पॉवेल ने। तो ये बेसिकली बहुत सारे सिंपल से पॉइंट हैं। VSEPR हमें ये बात बताता है कि शेप जो है वो बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड पेयर दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्लियर। हमें कैलकुलेट दोनों करने पड़ते हैं, बॉन्डेड पेयर्स एंड नॉन बॉन्डेड पेयर्स, क्लियर। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी हैं वो सब एक दूसरे को करते हैं रिपेल, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड दे टेंड टू ऑक्युपाई सच अ पोजीशन so that they are at maximum distance to each other and there should be minimum repulsions. This is the major point जो मैं यहाँ पे हमेशा मेंशन करता हूँ VSEPR के अंदर। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहे वो बॉन्डेड हैं चाहे वो नॉन बॉन्डेड हैं, वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे और मिनिमम रिपल्शंस पे रहना चाह रहे हैं, ताकि उनके बीच में कोई रिपल्शन ना हो और वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके, क्लियर। इसमें जितने भी मल्टीपल बॉन्ड पेयर्स होंगे, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड पेयर, उनको एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर गिना जाएगा। एंड यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करता है एज कंपैरेटिव टू बॉन्ड पेयर, जिसके कारण थोड़ा सा एंगल्स में लफड़ा हो जाता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा लोन पेयर का रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा है, क्लियर। VSEPR में शेप्स वगैरह को पढ़ने के लिए हमने इसे दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया था। वन आर दैट स्ट्रक्चर्स दैट डू नॉट कंटेन लोन पेयर, फाइन, जैसे जिनमें लोन पेयर नहीं है, क्लियर। अभी भी हम उसी तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़े थे AB2 टाइप के, जिसमें A और B के पास सिर्फ दो लोग लगे हुए हैं, ये शेप लीनियर है, एंड इसमें अगर मैं बात करूं एंगल की, सो दिस एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट AB3 टाइप है, जिसमें A पे तीन लोग लगे हुए हैं, एंड अगर हम इन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो इस बात का ध्यान रखना है मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन का, तो ये हमारे पास निकल के आएगा ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है ना, एंड एंगल विल बी 120। एंड अगर हम बात करें AB4 की, तो A के पास चार लोग लगे होते हैं कुछ इस फॉर्म में, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है, ठीक है ना, एंड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। अभी कोई भी लोन पेयर इंक्लूड नहीं किया है। AB5 यहां पे जो है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ होगा, ये तीनों एक प्लेन में है, फाइन, एक ऊपर है एक नीचे है। सो दिस इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एंड एंगल जो है वो इनके बीच में 120 निकल के आ रहा है, एंड इन लोगों के बीच में जो इस प्लेन का इसके साथ एंगल है, देखिए इस तरीके से प्लेन पे तीन लोग हैं, ऊपर बना हुआ है, वो एंगल 90 निकल के आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें AB6 की, इसमें इस तरीके से चार लोग हैं,
एंड एक ऊपर है और एक नीचे। फाइन, यहाँ पे सारे के सारे एंगल ही 90 निकल के आ रहे हैं एंड दिस शेप इज ऑक्टाहेड्रल। यू कैन कॉल इट एज स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर है, ऊपर पिरामिड बन रहा है, नीचे पिरामिड बन रहा है, सो दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिडल। फाइन, ऑल एंगल्स आर 90 एंड नेक्स्ट इज AB7। अगर मैं यहीं पे बना दूं थोड़ा सा, ठीक है ना, तो AB7 बेसिकली क्या है, ए के 5 लोग प्लेन में हैं, फाइन, यानी कि पेंटागन पूरा पूरा प्लेन में है एंड एक ऊपर है एक नीचे है, सो दिस इज पेंटागनल बाई पिरामिडल। फाइन, एंड अगर मैं एंगल्स की बात करूं, देखो प्लेन पे जो एंगल है, प्लेन पे एंगल है जो 360/5 यानी कि 72 डिग्री रह गया है एंड जो ऊपर वाला परपेंडिकुलर वाला है वो एंगल 90 निकल के आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, दैट इंक्लूड्स लोन पेयर। दैट इंक्लूड्स लोन पेयर, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, इनमें लोन पेयर आता है। फाइन, जैसे इसके अंदर तो खैर क्या लोन पेयर आएगा, फाइन, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम थोड़ा बहुत एग्जांपल्स की भी बात करें, इसमें BCl3 एग्जांपल निकल के आ जाता है, इसमें CH4 एग्जांपल निकल के आ जाता है, BCl5 एग्जांपल निकल के आ जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमारे पास एग्जांपल्स बन सकते हैं। SF6 बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे IF7 बन सकता है। तरीका बहुत सिंपल होता है, मैंने आपको बहुत काफी बार समझाया। फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 क्लोरीन लगा दीजिए, बस 5 हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर, अब AB3 की अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें अगर एक लोन पेयर आ गया तो ये बच जाएगा AB12। इसमें तो क्या लोन पेयर आएगा, अगर एक लोन पेयर आ गया तो एक ही बॉन्ड रह जाएगा। फाइन, 3 में अगर एक लोन पेयर आ गया तो देखिए कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। अब ये जो एंगल पहले 120 बन रहा था, देखिए अब एक चीज देखिए, जो शेप है अब क्या रह जाएगी, शेप पहले ट्राइगोनल प्लेनर थी। देखिए शेप के लिए सिर्फ बॉन्ड्स मायने रखते हैं, देखो लिखने में ऐसा कंसीडर होता है, शेप के लिए बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों मायने रखते हैं। अरे मायने तो रखे हैं ना, देखिए मायने रखे हैं, हम लोन पेयर को कंसीडर तो कर ही रहे हैं ना, उसको सोच रहे हैं, तभी तो सिर्फ इनको गिन रहे हैं। फाइन, हमारे लिए मायने दोनों चीजों के हैं कि बॉन्ड कौन है, लोन कौन है, क्योंकि अगर वो लोन नहीं होता तो शायद कुछ और होता। देखिए मान लीजिए मैं लोन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहा, तो मेरे पास कितने बॉन्ड हैं, 2। अरे तो 2 बॉन्ड को तो हम लीनियर बोलते हैं। तो आप यहाँ 2 बॉन्ड को बेंट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरे लिए मायने तो रखता है, आई एम कंसिडरिंग द लोन पेयर। हाउएवर लोन पेयर शेप का हिस्सा नहीं है, पर इफेक्ट तो कर रहा है ना, इसलिए लोन पेयर के ऊपर डिपेंड जरूर करता है शेप। क्लियर, और यहाँ पे जो एंगल है, जैसे यहाँ पे 120 बना था, मैंने पहले ही बोला था लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन मारेगा, तो ये एंगल 120 डिग्री से कम हो जाना चाहिए। क्लियर, अगर हम यहाँ पे बात करें AB4 में, यहाँ पे AB4 में हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, AB3L एंड AB2L2। फाइन, हालांकि मैंने काफी केसेस कराए होंगे, ABL3 बना लीजिए, पर मैं मेजर केसेस डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक लोन है, यानी कि 4 की बजाय, चारों बॉन्ड की बजाय एक लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए फाइन, जिसका हम अमोनिया काफी मेजर एग्जांपल पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो। क्लियर, दिस इज पिरामिडल एंड जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाना चाहिए, जैसे इसके केस में हम पढ़ते हैं 107। एंड अगर ये 2 लोन पेयर हो गए तो देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फाइन, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये शेप सिर्फ बेंट शेप बच गई है एंड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा और कम हो जाना चाहिए, जो कि हम बेसिकली वाटर के केस में पढ़ते हैं यहाँ पे। फाइन, अमोनिया के केस में 3 बॉन्ड बने हुए होते हैं, एक लोन पेयर होता है, जबकि पानी के केस में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? अगर मैं नेक्स्ट AB5 की बात करूं तो इसमें AB4L, AB3L2, AB2L3, बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं AB5 वाले केस में। क्लियर, तो AB4L की अगर हम बात करें 5 है, यहां पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है इस पर्टिकुलर जगह पे, एक लोन पेयर बनाना है। देखो यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं था, तीनों में से किसी को भी बना दो, चारों में से किसी को भी बना दो, बिकॉज
स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल है, यहां लफड़ा है, किसको बनाए? काफी फेमस क्वेश्चन है, ऊपर वाले को लोन पेयर बनाए या साइड वाले को लोन पेयर बनाए? साइड वाले को लोन पेयर बनाना चाहिए। क्यों साइड वाले को हम लोन पेयर बनाते हैं? उसका एक रीजन है, साइड वाले को लोन पेयर बना के जो हमारे पास रिपल्शंस हैं वो मिनिमम निकल के आती है। साइड वाला जो है वो 90 पे 2 रिपल्शन करता है, 120 पे रिपल्शन करता है 2। अगर हमने ऊपर वाले को लोन पेयर बना दिया ना, वो 90 पे 3 रिपल्शन करेगा। देखिए 3 लोग प्लेन पे हैं, अगर ऊपर वाले को लोन पेयर बना दिया ना, ये 90 पे 3 रिपल्शन करेगा, कम एंगल पे ज्यादा रिपल्शन करेगा, कम एंगल पे ज्यादा रिपल्शन करेगा, इसलिए हमने साइड वाले को बनाया। काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। क्लियर? नेक्स्ट AB3L2, दो लोगों को लोन पेयर बनाना है, ठीक है ना। ये शेप की अगर हम बात करें, इसको हम सीसॉ बोल देते हैं, एंड डेफिनेटली इससे एंगल इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। एंड AB3 में हम इसको इस तरीके से बनाते होते हैं कि दो लोन पेयर हैं, दोनों ही प्लेन पे बनेंगे, बिकॉज हम बात कर चुके हैं कि प्लेन पे ही रिपल्शंस कम मिलते हैं। क्लियर? ये हमारे पास टी शेप निकल के आ जाता है। एंड अगर AB3L2 की बात करूं और AB2L3 की बात करूं, तो A पे तीनों लोन पेयर हैं, ये तीनों ही अब प्लेन पे बन जाने चाहिए। ये हमारे पास इस तरीके से लीनियर शेप निकल के आ रहा है। फाइन। मॉलिक्यूल को देखो मैं सोचना भी सिखाता हूं। 4 बॉन्ड एंड लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यानी कि यहां पे एक ऐसी चीज चाहिए जिसके पास 4 बॉन्ड और 2 लोन हो, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन वाला बंदा सोचिए, सल्फर, एंड उस पे 4 बॉन्ड लगाने हैं, SF4। फिर से करते हैं AB3L2, इसका एग्जांपल खुद सोचना सीखते हैं, कैसे एग्जांपल सोचा जाता है। देखिए 2 लोन इलेक्ट्रॉन, 2 लोन 4, 5, 6, 7, एक ही आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7, यानी कि आयोडीन। एंड बॉन्ड कितने लगाने हैं? 3, यानी कि ICl3। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 ज़ीनॉन, एंड 2 बॉन्ड लगाने हैं। आप पर्टिकुलर ज्योमेट्री से, पर्टिकुलर शेप से, मतलब इस तरीके से आप एग्जांपल आसानी से सोच सकते हैं। क्लियर? फाइन। और इनकी शेप हमारे सामने लिखी हुई है। एंगल्स, आपको आइडियल एंगल्स पता है, उससे डेफिनेटली थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर? इसमें जो मेजर क्वेश्चन फेमस है वो लोन पेयर वाला क्वेश्चन ही फेमस है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं BSc PR के अंदर हमारे पास आता है इस केस में, अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, ये हमारे पास है AB5L, यानी कि एक लोन पेयर बनाना है, या तो कहीं भी बना दो, ये वाला बन जाएगा वो लोन पेयर। फाइन। एंड क्या बच जाता है फिर? ये बच जाता है हमारे पास AB5L पे स्क्वायर पिरामिडल बच जाता है, ठीक है ना। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। फाइन। पहले देखो स्क्वायर बाई पिरामिड था, ऊपर भी था नीचे भी था। क्लियर? एंड अगर मैं इसी को मतलब क्या कहूं कि अब यहाँ पे 4 और 2 लोन पेयर लगाने हैं, तो फिर ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में ये स्क्वायर पिरामिडल से क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेन। कोई दिक्कत? क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे IF7 में भी ये किया जा सकता है। तो मेजर केसेस आर डन इन द लोन पेयर। फाइन। कोई दिक्कत? तो BSc PR ने हमें शेप और ज्योमेट्री के बारे में काफी कुछ बता दिया, पर यहाँ पे भी काफी बड़ा एक दिक्कत निकल के आ रहा था। वो काफी बड़ा दिक्कत एक्चुअली में ये था, अब अगर मैं मीथेन की बात करूं, मीथेन के चारों बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं हमें, है ना। दिस इज मीथेन, अगर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन। पर अगर मीथेन के अंदर इसको स्ट्रक्चर को खोलें जरा, तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के जो बॉन्ड पार्टिसिपेट करने, बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो S और P है। अब S और P का तो शेप अलग अलग है, पर आप तो चारों बॉन्ड एक जैसे बना रहे हो, तो बड़ा गड़बड़ है। इसके लिए हमें नया टॉपिक लेके आना पड़ा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन की पहले तो नीड समझ लेते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं मीथेन की एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, सो दैट हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाए। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2।
S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तब एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एंड इसमें। तो अब एक बात देखिए कि यार हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इन चारों ऑर्बिटल्स के साथ लगेगा, क्लियर। अब एक S के साथ लग रहा है, 3 P के साथ लग रहा है, उस हिसाब से तो एक बॉन्ड कुछ अलग होना चाहिए नेचर में और 3 बॉन्ड कुछ अलग नेचर के होने चाहिए, isn't it? क्योंकि कार्बन का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है एक S से 3 P है, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, एक S और 3 P इनको लेके हाइब्रिडाइज करके 4 नए ऑर्बिटल बनाता है। एंड अब ये चारों ऑर्बिटल ही शेप में एक जैसे लगते हैं, इन चारों को हम क्या कहते हैं, 4sp3 ऑर्बिटल्स। एंड ये अब स्पेस में कुछ इस तरीके से लगते हैं, सच दैट दे आर हैव, किस तरीके से लगते हैं, सच दैट दे आर हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शंस। अरे फंडा वही है, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन, क्योंकि फंडा ही ये है भाई, सबसे तगड़ा फंडा ही ये है, क्लियर। अब इस पे हमें लगाने हैं 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ये मैंने गोले इसलिए बनाए हैं क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s में होता है एंड s जो है वो नेचर में स्फेरिकल है। अब दिख रहा है ना चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, दिस इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। उसके बाद हमने बड़ा सिंपल सा फंडा निकाला हाइब्रिडाइजेशन के लिए, दैट इज यू नीड टू कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर। फाइन, आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, क्या है स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। अगर ये 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर ये 3 आता है तो sp2 है, 4 है तो sp3 है, 5 है तो sp3d है, 6 है तो sp3d2 है एंड 7 है तो sp3d3 है। यानी कि अब हम ज्योमेट्री का आंसर हाइब्रिडाइजेशन से देंगे। फाइन, sp ज्योमेट्री मतलब लीनियर, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ये मतलब टेट्राहेड्रल। इससे हमें ज्योमेट्री का साफ साफ पता चल रहा है कि क्या आ रहा है, फिक्स है, बाय पिरामिड, यहां से ऑक्टाहेड्रल, यहां से पेंटागनल, बाई पिरामिड। फाइन, यहां पे क्वेश्चन काफी फेमस होता है, ये डी कौन सा है, दिस इज डी जेड स्क्वायर। ये कौन कौन से डी है, दिस इज डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, कौन सा डी इसमें इंक्लूडेड है। फाइन, थर्ड वाले में भी ये दोनों है, तीसरा कोई भी है, क्लियर। कोई भी दिक्कत तो सबसे पहले जो डी यूज होता है वो डी जेड स्क्वायर होता है, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर तीनों है तो 2 तो ये है, तीसरा उन तीनों में से कोई भी लिया जा सकता है, क्लियर। स्टेरिक नंबर से, फाइन। इसके बाद हमने एक एक करके हर एक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल किया, sp में एग्जांपल्स निकाले, sp2 में एग्जांपल्स निकाले। मैं हमेशा बड़ा सिंपल सा फंडा कहता हूं, आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करिए एंड यू विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन। फाइन, एक एक करके डिस्कस करने के बजाय मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं, जैसे HCF2 है। अब देखो इस तरीके से कैलकुलेट करो, ज़ीनॉन के ऑटोमर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन के साथ लग गए हैं, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 6 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने हैं, 3 लोन पेयर एंड 2 ये लोग लगे हुए, टोटल कितना नंबर हुआ, 5। एंड 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। अल्टीमेटली आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आएगा, किस तरीके से निकाल रहा हूं देखो, बड़ी खूबसूरत तरीका है। ज़ीनॉन के ऑटोमर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन ने यूज कर लिए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर आए 3, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, टोटल हो गया 5 का sp3d। और ट्राई करके देखते हैं, CCl4, कार्बन के ऑटोमर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों क्लोरीन ने यूज कर लिए, यानी कि 0 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। स्टीरिक नंबर आया 4, हाइब्रिडाइजेशन आई sp3, क्लियर। अमोनिया, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, हाइड्रोजन ने यूज किए 3, कितने बचे, 2,
2 का लोन पेयर आया 1, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लोन पेयर आया है 1, 3 बॉन्ड पेयर हैं, कितना नंबर आया 4, 4 मतलब sp3। क्लियर? H2O फाइन। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन ने यूज किए, कितने बचे 4, एंड 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर आए 2, एंड 2 ही क्या है बॉन्ड पेयर, नंबर 4 sp3। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा फेमस है। इन तीनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, यहाँ 107 है, तो यहाँ 104.5 डिग्री क्यों है? तो आपको पता है इसका आंसर। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, वो रिपल्शन मारेंगे, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, वो थोड़ी रिपल्शन मारेगा, और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। क्लियर? और भी एग्जांपल करे जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज XCO2F2, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। फाइन, सोचिए जरा, XCO2F2 का हाइब्रिडाइजेशन सोचना है, तो ज़ीनॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे 4, यहाँ पे थोड़ा सा फंडा देखिए सोचने वाला, 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे 4, एंड फ्लोरीन कितने यूज कर लेगा 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे, 8 में से 4 इसने यूज कर लिए, 2 इसमें यूज कर लिए, कितने बचे 2, एंड इस 2 के लोन पेयर आए 1 लोन पेयर आ गया, और लोग कितने हैं 4, टोटल नंबर कितना है फाइन। एंड 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। फाइन, कोई भी दिक्कत, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में भी आता होता, देखो मान लीजिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन में भी आता था कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इनमें क्वेश्चन आता होता है कि सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो इस कार्बन पे 1 2 3 लोग लगे, तो इसका स्टीरिक नंबर आया 3। इस कार्बन पे देखिए सीधा लोग नहीं कितने हैं, बस बॉन्ड पेयर मतलब फाइन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पेयर एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट होता है, 1 2 3, इसका भी नंबर आया 3, एंड इस कार्बन का 1 2 3 4, इसका नंबर आया 4, यानी कि ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये sp3 है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम टॉपिक पे चलते हैं बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन पे। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। फाइन, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है साइज। जितना साइज ज्यादा आएगा एटम्स का, साइज ऑफ एटम्स जितना बड़ा होगा उतना बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा आएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, HF या HCl या HBr अगर हम सोचें तो इनका एटम का साइज ही बड़ा है, फाइन, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ बड़ी ही आएगी। सेकेंड चीज, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। डेफिनेटली जितने ज्यादा बॉन्ड से पकड़ा हुआ होगा उतना वो चीज ज्यादा क्लोज हो जाएगी। क्लियर? इसलिए कार्बन कार्बन ट्रिपल लेंथ सबसे कम है। फाइन, एंड तीसरी चीज जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? समझ पा रहे हो? जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा उसे पकड़ के रखेगा। जैसे HF, ये सेम पीरियड में लगा रहा हूं, ठीक है ना, HF OH NH एंड CH, ये वाली बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये इसे पकड़ के रखेगा, जबकि यहां पे ये इसे इतना अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा। मोर ओवर साइज इज आल्सो कंसर्न्ड हियर, थोड़ा सा साइज कंसर्न्ड है, पर मैं मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है वहां साइज ज्यादा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर जहां ज्यादा है वहां बॉन्ड लेंथ, साइज की छोड़ो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। बॉन्ड ऑर्डर यहां ज्यादा है वहां बॉन्ड लेंथ
कम निकल के आएगी। दिस इज अबाउट बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं, चलो इधर बना लेते हैं बॉन्ड एंगल। फाइन, तो बॉन्ड एंगल में सबसे पहली चीज जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन। फाइन, हाइब्रिडाइजेशन में हमने साफ साफ देखा कि अगर आपके पास sp3 है तो आपका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, sp2 है तो 120 है, एंड sp है तो 180 है। दूसरा पॉइंट, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, जैसे CH4 अमोनिया एंड H2, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो क्या मायने रखते हैं, लोन पेयर। यहाँ लोन पेयर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे एंगल 109 डिग्री है, यहाँ पे 107 है, यहाँ पे 104.5 है। क्लियर। सो बेसिकली बड़ा सिंपल सा फंडा है, जिसके लोन पेयर ज्यादा है उसका एंगल छोटा होता जाएगा। क्लियर। तीसरा, अगर मान लीजिए लोन पेयर भी सेम आ गए, जैसे इन द केस ऑफ NH3 PH3 ASH3, फाइन, इस केस में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे एंगल 107 है, जबकि यहाँ तकरीबन 92 के आसपास और यहाँ तकरीबन 91 के आसपास एंगल है। इन सबका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें तो सेम ही निकल के आना चाहिए। तीनों के पास एक एक लोन पेयर, तीन तीन बॉन्ड पेयर, तीनों के पास एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर है। फाइन, तो काम क्या आता है, सेंट्रल एटम देखना होता है। सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एंगल ज्यादा है। इसको मैं हमेशा कुछ इस तरीके से बोलता था, अगर देखिए इसको अंदर से पकड़ के खींचेंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, अगर बाहर से खींचेंगे तो एंगल छोटा हो जाएगा। क्लियर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या हम देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। बाहर वाला जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वो ज्यादा है तो एंगल छोटा हो जाएगा। क्लियर। यहां पे ये भी की जाती होती है साइज ऑफ द टर्मिनल एटम, अगर वो ज्यादा है तो एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर बाहर लगे हुए एटम ही बड़े हैं, जैसे यार बड़ी सिंपल सी बात है, PCl3 के मुकाबले PbR3 में जो एंगल है वो बड़ा निकल के आएगा। फिर फास्फोरस के 3 टर्मिनल हैं, ये सपोज 3 टर्मिनल हैं फास्फोरस के, भाई ये क्लोरीन है तो इतनी इतनी की दूरी पे है। अबे ब्रोमीन होंगे तो बड़े होंगे ना, तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे, ज्यादा खुल जाएगा हाथ मेरा, समझ पा रहे हो। ब्रोमीन होंगे तो ज्यादा फैल जाएंगे। फाइन, तो जितना टर्मिनल एटम बड़ा होगा उसका एंगल उतना बड़ा निकल के आएगा। क्लियर। इन सब के अलावा, चलो मेरे पास थोड़ी स्पेस है, मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी PH3 वगैरह के केस में, दैट इज ड्रैगो रूल। ठीक है ना, हमने पढ़ा था, कह सकता हूं सेकंड से नीचे वाले या थर्ड और थर्ड पीरियड से नीचे वाले whose इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंपैरेबल टू हाइड्रोजन, ये लोग बॉन्डिंग में ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे डोंट पार्टिसिपेट इन, दे डोंट डू हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है ना। फाइन, अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते तभी इनका एंगल में इतना ज्यादा फर्क आ गया, डायरेक्टली 90 का एंगल रह गया, क्योंकि फास्फोरस के तीनों ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, और वो जो तीनों बॉन्ड बना रहा है ना, वो तीनों p के ऑर्बिटल्स के साथ बना रहा है। p के ऑर्बिटल्स एक दूसरे से किस पे होते हैं, देखिए समझ पा रहे हैं, 90 के एंगल पे। तो 92 इसलिए आ गया क्योंकि थोड़ी बहुत रिपल्शन हो जाएगी, अदरवाइज एक्जैक्टली हम 90 पढ़ते हैं कि ड्रैगो रूल के कारण। ड्रैगो रूल कहता है कि ये ऐसे लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते जो थर्ड और थर्ड पीरियड से ज्यादा बड़े हैं, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है हाइड्रोजन के साथ, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। इसके बाद हमने एक और रूल भी पढ़ा था, दैट इज बेंट रूल। बेंट रूल में हमने पढ़ा कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके के कंपाउंड में, देखिए 4 लगे हुए हैं बॉन्ड कार्बन के एंड आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए। फाइन, पर यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, यहां पे हम पढ़ते हैं कि ये जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, एंड ये जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है। यानी कि HCH बॉन्ड वो FCF बॉन्ड से बड़ा आ गया है, FCF सॉरी उससे बड़ा आ गया है, एंड दिस इज व्हाट बेंट रूल इज। इससे समझा जा सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम अगर बड़ा है तो एंगल छोटा हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ये एंगल छोटा हो जाएगा, आइडियल से छोटा हो जाएगा ये, अब कि ये आइडियल से बड़ा हो
कोई दिक्कत? क्लियर? बेंट रूल के बाद हमने इस चैप्टर में काफी छोटी छोटी सी चीजें पढ़ी थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड जिसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं एंड बैक बॉन्डिंग। क्लियर? एंड उसके बाद हम इस चैप्टर में मर्ज हो जाते हैं काफी बड़े टॉपिक पे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, यानी कि बनाना बॉन्ड। फाइन, ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो B2H6 में। देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन का बेसिकली कह सकता हूं बॉन्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये स्विच करता रहता है, यानी कि ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाने के बजाय यहां इस वाले बोरोन के साथ बॉन्ड बना लेता है, एंड सिमिलरली ये इसके साथ बना लेता है, फिर ये यहां से टूट जाता है, फिर ये इसके साथ बना लेता है, और ये इसके साथ बना लेता है, यानी कि दिस बॉन्ड गेट स्विच्ड। बार बार ये बॉन्ड क्या होता है, स्विच होता रहता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि एक्चुअली में कैसा बनना चाहिए कि ये दोनों के बीच का है, ये बॉन्ड यहां भी है और यहां भी है, यानी कि ये आधा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाफ, एंड यहां पे भी देखो बॉन्ड एक ही है, वो एक बार यहां आ जाता है, यहां आ जाता है। सिमिलरली इस यहां का जो बॉन्ड है वो स्विच करता रहता है इनके बीच में और इनके बीच में, तो अल्टीमेटली यहां पे इस पूरी चीज को एक बॉन्ड बना दिया गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स दो ही है, यहाँ पे होने चार चाहिए थे। देखो अगर आप तीन लोगों के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं तो चार इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, पर दो ही इलेक्ट्रॉन से काम चला रहे हैं, जबकि कितने न्यूक्लियर सेंटर है, तीन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं हम इसे, एंड क्योंकि इसकी शेप बनाना जैसी है तो हम इसे क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। क्लियर? ये वाला एक कोवलेंट बॉन्ड ही है बाजू वाला, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। फाइन, जबकि ये क्या निकल के आता है, बनाना। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए क्योंकि बोरॉन कोशिश करता है यार किसी तरीके से 4 बॉन्ड बना लो ताकि अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लो, तो वो खुद के हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, दूसरे वाले को बोलता है यार तू स्विच कर ले, और वो स्विच करता है तो ये भी स्विच करता है, तो ये बॉन्ड पूरा पूरा नहीं बन पाता, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि इसका बोरॉन से दोनों निकल जाए, तो हम ऐसा मानते हैं ये बॉन्ड स्विच करता रहता है, या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस लगा के हाफ रह गया है। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे BF3 के अंदर एक चीज पढ़ते हैं कि बोरॉन, देखो बोरॉन गरीब है ये तो ऊपर से भी पता चल रहा है, ठीक है ना, पर ये उसे कहता है कि इस तरीके से बॉन्ड बनाने की बजाय मेरे पास, तुम्हारे पास एक खाली ऑर्बिटल है, तुम्हारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, मेरे पास फील्ड ऑर्बिटल पड़े हैं। आप सबको पता है फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल पड़े हैं, कहता मैं ही तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूं, क्या दिक्कत? बैक बॉन्ड कर दिया इसने सेंट्रल एटम के साथ, दिस इज नोन एज बैक बॉन्ड बनाना, दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। क्लियर? जो टर्मिनल एटम है या एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर पड़ा है, वो अपने साथ वाले एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है। ध्यान दीजिए जरा क्या हो रहा है, एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर पड़ा है वो अपने साथ वाले के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा है, दैट इज नोन एज बैक बॉन्ड। कोई दिक्कत? यहां से सिग्मा बना हुआ है पर ये बैक बॉन्ड बना रहा है, कोई दिक्कत? जिसके कारण यहां पे ना नेट स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से बन के आ जाता है। अगर आप स्पेसिफिकली इन बॉन्ड्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो यार वो आप पूरा का पूरा फिर लेक्चर सुनिए इनके ऊपर। यहाँ पे जो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33 निकल के आता है। BF3 में एक BF बॉन्ड कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 1.33, वही सेम फंडा, 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड कितने हुए, 4 डिवाइड बाय लोकेशंस 3 कराया था ना रेजोनेंस में, बिल्कुल फाइन। सो दिस इज 4/3 यानी कि 1.33। नेक्स्ट इस चैप्टर में बहुत जबरदस्त चीज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कहना चाहता है कि अगर भाई एक मॉलिक्यूल बन गया है एटम से, तो फिर तो उसे मॉलिक्यूल में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, आप तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रख रहे हो, ये तो गलत बात है। तो यहां पे बताया गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बजाय हम इलेक्ट्रॉन्स किस में भरेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में।
फिर ये बताया गया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइन, एक क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दूसरा क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे इसको हम लिखते हैं सिग्मा, सपोज ये 1s है, ये 1s है, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा 1s एंड इसको लिखते हैं सिग्मा 1s स्टार। क्लियर, कोई भी दिक्कत, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइन, यहां पे जो वेव फंक्शंस है वो प्लस हो रखे हैं दो ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, और यहां पे माइनस हो रखे हैं। क्लियर, फाइन। सो इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगल कह सकता हूं एटॉमिक न्यूक्लियस से गवर्न होने चाहिए, अब वो दो एटॉमिक न्यूक्लियस से, यानी कि देखो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल बना है H2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक न्यूक्लियस के इफेक्टेड नहीं है, वो दोनों न्यूक्लियस से इफेक्टेड है। हाइड्रोजन के अंदर दो न्यूक्लियस है, तो दोनों एटम का अपना अपना न्यूक्लियस है, उन दोनों से ये इफेक्ट होता है, इसलिए एमओटी लेके आने की जरूरत पड़ी। क्लियर, तो एमओटी किस तरीके से काम करती है, लेट्स हैव फाइन। दोनों फंडा बना के दिखाता हूं आपको एमओटी का। एक तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है, ठीक है ना, दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। 1s मिलके यहां पे बेसिकली सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार बना देते हैं। फाइन, 2s और 2s मिलके यहां पे सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार बना देते हैं। दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, और ये आ गया p, क्योंकि 1s 2s के बाद आता है 2p। क्लियर, ये आ गया 2p, और ये जो है वो कुछ इस तरीके से, अगर 14 से इलेक्ट्रॉन लेस है तो देखिए ऑर्बिटल मिक्सिंग हो जाती है और ये कुछ इस तरीके से बनता है। नीचे बनता है पाई 2px पाई 2py। देखो बनना चाहिए सिग्मा पहले, पर पाई बनता है, याद रखिएगा, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे बनता है सिग्मा 2pz, पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, एंड यहाँ पे बनता है सिग्मा 2pz स्टार। फाइन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए बात करूं यार, ये दोनों चीजें तो जो है वो सेम है, यहां एक लफड़ा है, मैं यही वाला बना देता हूं सिर्फ, ठीक है ना, आपको ध्यान में होगा, यहां पे नीचे आता है सिग्मा, फिर आते हैं 2 पाई एंड फिर 2 पाई एंड फिर एक सिग्मा, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई 2px पाई 2py, this is pi 2px star, this is pi 2py star, and this is sigma 2pz star। क्लियर, यही लफड़ा है बस, ये मिक्स हो रखा है, ये कह सकता हूं चेंज हो रखा है, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए एंड लेस देन 14 के लिए। क्लियर, बाकी इसमें कोई लफड़ा नहीं है, बाकी ये ऐसा ही है, 2s एंड 2s के लिए, 1s एंड 1s के लिए, दिस इज द सेम थिंग। क्लियर, फिल करके दिखाता हूं मैं आपको बेसिकली किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। फाइन, जैसे मैं सबसे पहले आपको कार्बन के लिए फिल करके दिखाता हूं, ठीक है ना, तो कार्बन के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को साइड में भर लीजिए, 2 और 2 4, ये तो फिल हो गए हैं, ये भी सारे फिल हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये 2 और 2 4 हैं, तो 1 2 3 4। फाइन, तो मैंने सबसे पहले एक्सेप्शनल कंपाउंड ले लिया है, बेसिकली जो C2 है, ठीक है ना, इसमें बॉन्ड ऑर्डर देखिए किस तरीके से हम निकालते थे, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय 2। देखिए बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4 6 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले की नहीं है, 2 और 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 ही हमारे पास आ गया है 2, कोई दिक्कत। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया है 2,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 8, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 4। इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। फाइन, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2। पर एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले एक्सेप्शनल कंपाउंड ही उठा लिया है। यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड है ना वो दोनों पाई है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अदरवाइज हमेशा दो बॉन्ड जब होते हैं ना तो पहला सिग्मा दूसरा पाई होता है। हमने अभी कैलकुलेट भी किया था सिग्मा पाई, पर C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों ही बॉन्ड क्या आते हैं पाई, वो इस वजह से हो गया क्योंकि पलट गया है चीज। अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली एक सिग्मा एक पाई आता। क्लियर? आप ऑक्सीजन के अंदर फिल करके देखिए, ऑक्सीजन में होता है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अगर आप इसको फिल करोगे ना, ये देखो ये पूरा हो गया है, ये पूरा हो गया है, ये पूरा हो गया है, एंड यहाँ एक एक आ गया। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो देखो 1 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 और एंटीबॉडी वाले 6 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे आ गया है। पर यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई ही आएगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं? डबल। दो ऑक्सीजन के बीच में देखिए, इधर ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2। दिस इज द तरीका टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। एक हम चीज निकाल सकते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप पैरा हो, अगर नहीं है तो आप डाया हो। फाइन, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है एमओटी का। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, इस तरीके से आप मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालिए। क्लियर? कोई भी दिक्कत? हालांकि आई हैव अ वेरी वेरी गुड शॉर्टकट। इसके लिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है। लेट मी मेक सम स्पेस फॉर द शॉर्टकट, ठीक है ना। 14 13 12 11 10 9 8 15 16 17 18 19 20। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2.5 2 1.5 1 0.5 0, इसका 2.5 2 1.5 1 0.5 0। बस इतना याद रखिएगा, खल्लास। बहुत सिंपल है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए N2 प्लस का, तो 14 और एक निकल गया 13, यानी कि 2.5 आंसर है। बहुत ही झटके से आंसर निकल जाता है बॉन्ड ऑर्डर का। एंड मैग्नेटिक नेचर का भी बहुत तगड़ा मेरे पास लॉजिक है। 10 16 एंड ऑड, ये सारे पैरा हैं, अदरवाइज सारे डाया है। 10 16 और ओड वाले इलेक्ट्रॉन्स का फंडा जो है वो पैरा निकल के आएगा, बाकी सारे पैरा निकल के आएंगे। क्लियर? कोई भी दिक्कत किसी को? क्लियर? हाँ, नेक्स्ट हमारे पास कलर भी कैलकुलेट कर लेते होते हैं हम। कलर भी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास कलर होता है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उनका कलर नहीं होता। हालांकि स्टिल एक क्वेश्चन बहुत फेमस है O2 में, अगर आपको याद हो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था, तो O2 बेसिकली क्या है, वैसे भी आप समझ सकते हैं O2 क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 16 को मैंने बोला पैरा। फाइन, तो क्वेश्चन आता होता है कि O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर भी ये कलर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है। एटॉमिक मतलब ये जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल मिक्सिंग के चक्कर में इसका जो सिग्मा है, सिग्मा पाई जो है वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, जिसके पास मतलब मैं बड़े सिंपल, ये जो अगला सिग्मा था, यानी कि दो लफड़े होते, देखो एक होता है होमो, एक होता है लूम। इसका मतलब था हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर कौन सा ऑर्बिटल भरा हुआ है, एंड दिस इज लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे नीचे का खाली कौन सा है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, ऊपर जाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन्स कलर देते हैं जब वो ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है ना। फाइन, और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं तभी वो कोई ना कोई वेवलेंथ एमिट करते हैं, जिसका कोई ना कोई कलर निकल के आता है। यहां होमो और लूमो के अंदर, ऑक्सीजन के केस में होमो और लूमो के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हो पाते। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद ये कलर नहीं दिखा। नेक्स्ट है डाइपोल मूवमेंट। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के कारण एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होने के कारण यहां पे हमारे पास डाइपोल जनरेट हो जाता है। फाइन, सो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये बने हुए पार्शियल चार्जेस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। इसमें जो क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, इसको हम म्यू से बताते हैं। म्यू का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला भी है Q इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस। फाइन। इसका जो यूनिट निकल के आता है दैट इज डिवाइड। आपको याद होगा हमने डिवाइड के लिए भी पढ़ा था, 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। क्लियर? ये हमें हेल्प करता है बेसिकली क्यू निकालने में, यानी कि म्यू निकालने में, एंड देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने में। हमने इसका क्वेश्चन भी ट्राई किया था। फाइन। डाइपोल में जो क्वेश्चन ज्यादा फेमस है वो है नेट डाइपोल मोमेंट जीरो या नॉट जीरो निकालने वाले। जैसे सपोज CH4 है या CCl4 है। देखिए ये काफी ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो यहां पे नेट डाइपोल जो निकल के आता है वो जीरो निकल के आता है, क्योंकि जितने भी देखो यहाँ पे एक क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, एंड दे आर अल्टीमेटली मेकिंग द नेट डाइपोल एज जीरो। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी काफी ज्यादा फेमस है, NH3 वर्सेस NF3 वाला। आपको याद होगा ये दोनों ही पिरामिडल शेप बनाते हैं कुछ इस तरीके से। लोन पेयर का डायरेक्शन इस तरीके से, हाइड्रोजन वाले सारे इस तरीके से आएंगे क्योंकि नाइट्रोजन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम यहां पे देखें, यहां पे सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन की तरफ लग रहे हैं, जबकि सारे यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ लग रहे हैं, तो यहां पे नेट डाइपोल जो है वो कम निकल के आ जाएगा। NH3 जो है वो NF3 से ज्यादा डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है। क्लियर? नेक्स्ट, इस चैप्टर में हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली काफी स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जिसमें दो कंडीशन चाहिए होती है। वो दो कंडीशंस क्या है? आपके हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस होना चाहिए, आपके हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस होना चाहिए, एंड एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा इसे लोन पेयर देता हूं। यानी कि हमें चाहिए एक गरीब हाइड्रोजन एंड एक लोन पेयर डोनेटिंग एटम जो उसे लोन पेयर दे सके। क्लियर? एंड ऐसा हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन कंडीशन में ही पढ़ते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमने दो तरीकों से पढ़ी थी, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर एंड सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इंटर जो होता है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, जैसे ये वाला H इज पार्शियल प्लस, फ्लोरीन अपना जो है वो लोन पेयर दे रहा है। वाटर के केस में भी ऐसा ही होता है, पार्शियल प्लस और ये अपना लोन पेयर दे रहा है, ये किसी और को दे रहा होगा, ये हाइड्रोजन किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिएगा, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है? H शुड बी पार्शियल प्लस एंड लोन पेयर डोनेटिंग बंदा होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये विद इन द मॉलिक्यूल होता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दूसरे के साथ, एंड इंट्रा जो है वो विद इन द मॉलिक्यूल है। जैसे ये वाला केस देखिए, हम बनाते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का केस। अब ये ऑक्सीजन पार्शियल माइनस है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पार्शियल प्लस, एंड इसको ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इससे ना बॉइलिंग पॉइंट में भी काफी फर्क पड़ता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो राइज हो जाता है। क्यों? एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को पकड़ के रखता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? राइज। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल सेल्फ स्टेबल है, सेल्फ स्टेबल है तो दूसरे को नहीं पकड़ के रखेगा, जब दूसरे को नहीं पकड़ के रखेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जबकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। क्लियर? नेक्स्ट, हम चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। लेट्स हैव नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? जिसमें पहला आता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन।
देखिए ये Na+ है, ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे डाइपोल है, मैं HCl बना लेता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियल प्लस है, क्लोरीन पार्शियल माइनस है। तो ये जो Na+ है ये इस माइनस को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो यहां जो अट्रैक्शंस हैं उन्हें हम बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। क्लियर। सेकेंड वन इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। फाइन, जैसे HCl का HCl के बीच में पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, यहां जो अट्रैक्शन है दैट इज ये डाइपोल है, एक डाइपोल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसे डाइपोल डाइपोल बोलते हैं। क्लियर। यहां बच्चों का काफी बार डाउट आ जाता है, सर आपने अभी तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला। अरे भाई याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में है, क्लोरीन के केस में नहीं है, क्योंकि वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्लियर। तीसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। देखिए Na+ है, Cl है, इसके बीच में डाइपोल तो है नहीं, यहां पे तो कोई डाइपोल नहीं है क्योंकि दोनों क्लोरीन है, इनके बीच में तो बहुत इक्वल शेयरिंग हो रखी है। पर इस प्लस ने इस क्लोरीन को क्या बोला होगा, अरे तू अपने ऊपर थोड़ा सा माइनस जनरेट कर ले, अगर तू अपने ऊपर थोड़ा सा माइनस जनरेट कर ले तेरे को मैं अट्रैक्ट करूंगा। या फिर यूं कह सकते हैं, इस प्लस ने इसके ऊपर थोड़ा सा मोमेंटरली माइनस जनरेट कर दिया। फाइन, इस प्लस ने इसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस कर दिया। नाउ दे हैव अट्रैक्शन नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड द सेम इज हैपनिंग इन दिस केस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के केस में। यहां पे भी क्या है, HCl है, ये Cl है, ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल माइनस, डाइपोल है, इस पे कोई चार्जेस नहीं है, पर इसके माइनस ने इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज जो है वो जनरेट कर दिया है। क्लियर। एंड पांचवा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल्स बोलते हैं, यानी कि मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है ना, या फिर लंदन फोर्सेस। ये वो हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं जहां कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है वहां लंदन फोर्सेस है, वहां वैन डर वाल फोर्सेस है। क्लियर। इनके ऊपर मोमेंटरली थोड़ा सा चार्ज जनरेट हो जाता है बस, और ये सब इंस्टेंटेनियस है, एक्चुअली में दे आर हैविंग नो चार्ज। आप ये भी बोल सकते हो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। जैसे आपको याद होगा मैंने बोला था मैं कैटरीना कैफ को जो फोर्स लगा रहा हूं वो वैन डर वाल फोर्स है। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इनके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो मेटालिक बॉन्ड बेसिकली क्या है, मेटल्स के बीच का बॉन्ड जो है वो मेटालिक बॉन्ड है। आपको याद होगा हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स अपनी जगह पे पड़े हैं। सो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स आर प्लेस्ड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समुंदर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स पड़े हैं। फाइन, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स आर प्लेस्ड, ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल जिनको न्यूक्लियस कह सकते हैं, आर प्लेस्ड इन अ समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन्स को तो पकड़ रहा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा है, एंड ये न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा है। अल्टीमेटली ऑल द एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। क्लियर। मेटालिक बॉन्ड में हमने एक कह सकता हूं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड थ्योरी भी पढ़ी थी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब नॉर्मली पड़े होते हैं तो वो वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये नीचे बनाए हैं जो मैंने तीनों वैलेंस बैंड बनाए हैं, ऊपर वाले क्या हैं, कंडक्शन बैंड है। ये इंसुलेटर्स का केस है, ये सेमीकंडक्टर्स का, एंड ये कंडक्टर्स का। नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं तो वो वैलेंस बैंड में है। फाइन, जब वो कंडक्शन बैंड में या अपने एक्साइटेड सेल में चले जाते हैं तब वो किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, एंड वो कंडक्ट करके कह सकते हैं मेटल्स को गुड कंडक्टर बनाते हैं।
क्लियर। कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड मर्ज होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ऊपर चले जाते हैं। सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा सा होता है जिसके कारण थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं, जबकि इंसुलेटर्स के केस में ये गैप काफी ज्यादा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, और नहीं जा रहे तो फिर इसीलिए वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉइसन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विद आयनिक बॉन्ड जो हमने पढ़ा था। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। पर इसमें फिर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा कि ये जो प्लस है ये माइनस से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपना वापस लेने की कोशिश करता है, यानी कि इट पोलराइजेस द क्लोरीन माइनस आयन, अनायन को पोलराइज करता है एंड इलेक्ट्रॉन वापस मांगना इज लाइक आपके अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है। क्लियर। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन देके आप सेटिस्फाइड हो तो आपके अंदर आयनिक कैरेक्टर है, पर अगर आपका प्लस माइनस को थोड़ा सा पोलराइज कर रहा है, वापस मांग रहा है, इसका मतलब 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है। फाइन। तो यहां पे हमने फिर एक रूल पढ़ा, दैट इज पॉइसन रूल। ठीक है ना। पॉइसन रूल क्या है, मतलब आयनिक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करने का तरीका है। फाइन। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। अगर आपको बात याद हो, डाइपोल मोमेंट जो टॉपिक था, जैसे ये था, देखो ये शेयरिंग से बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, पर इसके ऊपर पार्शियल प्लस, इसके ऊपर पार्शियल माइनस, ये डाइपोल बना देना मतलब इसके ऊपर कुछ आयनिक कैरेक्टर है। तब हमने म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी लगा के आयनिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट किया था। ये आयनिक के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, साइज ऑफ द कैटायन जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा। साइज ऑफ द एनायन, ये चीज इतनी बड़ी होगी ना उतना ज्यादा खींचा जाएगा इसकी तरफ, तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। मैं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा के लिए लिख रहा हूं, चार्ज ऑन कैटायन, यानी कि +1 की बजाय +2, जितना यहां चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। एंड चार्ज ऑन एनायन, जितना ज्यादा आएगा उतना ये बड़ा होता जाएगा, खींचना और आसान हो जाएगा। याद रखिए साइज के केस में एक कम और एक ज्यादा है, चार्ज के केस में दोनों ही ज्यादा में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जितना ये चार्ज ज्यादा आएगा ना ये छोटा हो जाएगा, ज्यादा खींचेगा, और जितना इसके ऊपर चार्ज ज्यादा आ जाएगा ये बड़ा हो जाएगा और उतना ज्यादा खींचा जाएगा। क्लियर। तो पॉइसन रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइसन रूल हालांकि हमें इस चीज में भी हेल्प करती है, Ag2S या Ag2O, पानी में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, कैटायन तो सेम है, एनायन में फर्क है, चार्ज सेम है, दोनों में से एनायन बड़ा कौन सा है, ये साइज में ज्यादा है, तो यहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ये बंदा ज्यादा कोवेलेंट है। पानी पोलर है, हमें कंसेप्ट पता है लाइट डिसॉल्व्स लाइट, पानी के अंदर आयनिक चीजें ज्यादा घुलती है, तभी तो चीनी पोलर है, वो घुलती है। क्लियर। तो इसका मतलब किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी इस चीज की ज्यादा है। क्लियर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, FeOH थ्राइस और FeOH ट्वाइस, इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर यानी कि केमिकल बॉन्डिंग इन वन शॉट हो गया है खत्म। फाइन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर। टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक।